बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज़ ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारी बुक जो है वो ये एक्सप्लेन करेगी कि जो एनिमल सेल होता है, जो क्या होता है एनिमल सेल, या सिंपल हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल ले लेते हैं, और स्पेशली हम बात यहाँ पे करें एनिमल्स की, प्लांट्स की बात नहीं करें। जो एक सिंगल सेल है वो कहते हैं उस सेल को सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो इंटरनल उसके इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो इंटरनल अमाउंट, जब ऑस्मो रेगुलेशन की बात है बेटे तो सेल में किस किस चीज़ की बात होगी, वाटर और सोल्यूट्स या फिर साल्ट्स। इन दो चीज़ों की जो क्वांटिटी है वाटर की और सोल्यूट्स की, कहाँ पर, सेल के अंदर, इज़ वेरी क्रिटिकल, इज़ वेरी क्रिटिकल। ठीक है, बहुत ही अहम तरीके से इसको जो है वो बैलेंस रखा जाता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव द सेल, ताकि वो सेल क्या रहे, जिंदा रहे, सर्वाइव करे। ठीक है, उसको नेट लॉस और गेन भी करना पड़ेगा पानी के लिए। कभी उसको जो है वो वाटर गेन करना पड़ेगा अपनी सर्वाइवल के लिए, कभी उसको वाटर लॉस करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो आपको याद हो तो आपने मैट्रिक में पढ़ा था सेल एक्ट एज एन ओपन सिस्टम। Cell act as an open system. Open system means substances are entering and leaving the cell all the times. हर वक्त बहुत सी चीज़ें सेल्स के अंदर और बाहर आती जाती रहती हैं। बहुत सी चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम सिर्फ वाटर और सोल्यूट्स को एक्सप्लेन करेंगे। हम कहते हैं कि जो सेल होते हैं उनको बड़ा ही एक क्रिटिकल बैलेंस रखना पड़ता है अपने अंदर, किस किस चीज़ का, वाटर और सॉल्ट्स का। और अगर वो उस लॉस ऑफ वाटर और गेन ऑफ वाटर को मेंटेन ना कर पाएँ तो उनका सर्वाइवर फिर जो है वो मुमकिन नहीं है। दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट सर्वाइव। तो अगर हम उसके सर्वाइवल की बात करें और लॉस और गेन की बात करें तो फिर हम ये कह देते हैं कि सेल ओपन सिस्टम की तरह है कि सब्सटेंसेस एंटर भी हो रही हैं और लीव भी कर रही हैं सेल को एट अ सेम टाइम। वहाँ पे वाटर की गेन की ज़रूरत भी होती है, लॉस की ज़रूरत भी होती है। लेकिन ये सब के सब मैकेनिज़म्स जो हैं ये हमारे सेल्स खुद रेगुलेट करते हैं। सेल्स क्या करते हैं, खुद रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि वो किस ऑर्गेनिज्म का सेल है, वो किस इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है, और वो किस तरीके से अपना ओस्मो रेगुलेटरी जो बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा, ओस्मो रेगुलेटरी बैलेंस को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो वो कहता है कि हमारे पास इस मैकेनिज़्म के हवाले से, इस बैलेंस के हवाले से टू अप्रोचेज़ हैं। टू अप्रोचेज़ मीन हमारे पास टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स के हमें एनिमल्स मिलेंगे। ठीक है, एक हमें मिलेंगे ओस्मो कन्फर्मर्स। क्या मिलेंगे, ओस्मो, और दूसरे हमें मिलेंगे ओस्मो रेगुलेटर्स। क्या मिलेंगे, ओस्मो रेगुलेटर्स। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। क्लियर, ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, अब बेटे जब हम कहते हैं ओस्मो कन्फर्मर्स, ओस्मो मीन रिलेटेड विद वाटर एंड सॉल्ट या सोल्यूट्स, एंड कन्फर्मर्स, कन्फर्म मीन के ये ऐसे सेल्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आती है तो ये उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी में चेंज ले आते हैं। उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक अपनी बॉडी में चेंज ले आते हैं। अगर बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो ये भी अपनी बॉडी में ज़्यादा कर लेंगे, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो ये भी अपनी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले जो जानदार हैं ये अपने इंटरनल सेल की अंदरूनी माहौल को किसके साथ बैलेंस रखते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। टॉनिसिटी, ओस्मोलैरिटी, दोनों साइड पे क्या रखेंगे, ये सेम। जब दोनों साइड पे सेम होगी तो टर्म कौन सी यूज होगी, आइसोटोनिक। हम कहते हैं कि हमारे पास जो ओस्मो कन्फर्मर्स हैं दे मेंटेन देयर बॉडी, दे मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशंस स्पेशली एज इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। ये कैसे माहौल में रहते हैं, आइसोटोनिक में। आइसोटोनिक मीन
कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आती है तो ये वाले सेल्स, ये वाले जानदार भी उस लिहाज से अपनी बॉडी में चेंज ले आते हैं, उस लिहाज से अपनी बॉडी में चेंज ले आते हैं। सो दैट्स वाई दे लिव इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, दे लिव इन आइसोटोनिक सराउंडिंग, आइसोटोनिक सराउंडिंग। बेटे हम दो टर्म्स यूज करते हैं, एक टर्म हम बोलते हैं आइसोटोनिसिटी, एक लफ्ज हम बोलते हैं आइसोओस्मोलैरिटी। जब हम अपनी बॉडी की बात कर रहे होते हैं, जब हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी टोनिसिटी, टोनिसिटी नहीं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ मैच करेगा, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड आइसो ऑस्मोटिक। आइसो ऑस्मोटिक मतलब जब हम ऑस्मोटिक की बात कर रहे होंगे, आइसो ऑस्मोलैरिटी की बात कर रहे होंगे, तब हम स्पेसिफिकली हम अपनी बॉडी को जो है वो साथ में कंपेयर कर रहे होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे ना आइसोटोनिसिटी की, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सॉल्यूशन जो आइसोटोनिक है वो आपकी बॉडी के लिहाज से आइसो ऑस्मोटिक भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आइसोटोनिसिटी किसी दो सॉल्यूशंस के दरमियान में हो सकती है, लेकिन जब हम आइसो ऑस्मोलैरिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि उस स्पेशल फ्लूइड की, हम उस फ्लूइड का कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, विद द बॉडीज फ्लूइड, हम अपनी बॉडी के फ्लूइड के साथ उस फ्लूइड का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फिर जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो क्या होगी, आइसो ऑस्मोलैरिटी। लेकिन जब हम आपस में किसी दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर लें, नॉन लिविंग्स के अंदर हो सकते हैं, मतलब दो बीकर्स में है, तो वहां पे जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे वो आइसो ऑस्मोलैरिटी नहीं यूज करेंगे, वहां पे क्या, कौन सी टर्म यूज करेंगे, आइसोटोनिसिटी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आइसोटोनिसिटी। तो हम कहते हैं कि ये वाले जो जानदार हैं ये आइसोटोनिसिटी जो है वो मेंटेन रखते हैं, आइसोटोनिसिटी कह लो या आइसो ऑस्मोटिक सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं। ये असल वर्ड अगर हम मोर प्रिसाइजली स्पीकिंग, अगर हम असल बात करें, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इनके एनवायरनमेंट को कंपेयर किया जा रहा है, तो आइसोटोनिक की बजाय हमें कौन सी टर्म यूज करनी चाहिए, आइसो ऑस्मोटिक। तो हम कहते हैं कि ये जो है जानदार ये आइसो ऑस्मोटिक सराउंडिंग में रहते हैं। किस में रहते हैं, आइसो ऑस्मोटिक सराउंडिंग में, आइसो ये सराउंडिंग किसे कह रहे हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। सराउंडिंग किसे कह रहे हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ये अपनी बॉडी को क्या रखेंगे, आइसो ऑस्मोलर रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज है वो इनकी जान के लिए ख़तरा है, वो इनके लिए डेंजरस है, नहीं। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज वैसे ही इनकी बॉडी चेंज। क्या इनकी इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट रह रही हैं, नहीं। इनकी इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट, इंटरनल कंडीशंस इनकी कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई वो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आइसो ऑस्मोलैरिटी में पड़ी हुई हैं। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसमें चेंज आएगी तो इनकी बॉडी में भी क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। ये हरगिज़ नहीं है कि उनकी बॉडी जो है वो इंटरनल कंडीशन अपनी कांस्टेंट रख सके, एक ही पॉइंट पे फिक्स नहीं रख सकती। नैरो रेंज को फॉलो भी नहीं करते, ये नैरो रेंज को फॉलो भी नहीं करते। वाइड चेंजेस होती हैं इनकी बॉडी में, जितनी चेंज एनवायरनमेंट में आएगी उतनी चेंज इनकी बॉडी में भी आएगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा चेंज आई है या कम चेंज आई है। इट्स मीन कि दे डू नॉट फॉलो द नैरो चेंज, या इनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं वो वाइड रेंज की चेंजेस होती हैं। कैसी होती हैं, वाइड रेंज की चेंजेस होती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा क्या जैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में थोड़ी सी चेंज आएगी तो क्या इनको फिक्र पड़ जाएगी कि हम अपनी बॉडी को जल्दी से आइसो ऑस्मोलर कर लें, नहीं। दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल कंडीशंस। ये एक्टिवली, आपने पढ़ा था ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिवली और पैसिवली दो वर्ड आपने पढ़े थे। पैसिवली बगैर एनर्जी के, पैसिवली और एक्टिवली एनर्जी खर्च करके। वो कहते हैं इनको ज़रूरत ही नहीं है यार, ना एक्टिवली ना, अगर इनको ज़रूरत पड़े तो फिर ये कर लेते हैं, लेकिन आम तौर पे
वो पैसिवली, अगर वाटर बाहर ज़्यादा हो रहा है तो वाटर बाहर से अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा उनकी बॉडी में, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर सॉल्यूट्स ज़्यादा हो रहे हैं, साल्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो भी उनकी बॉडी में जाना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि दे डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन, इनको एक्टिवली अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करने की फ़िक्र, ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ी सी चेंज आई है तो इनको फ़िक्र पड़ जाएगी यार बाहर चेंज आ गई, ये देखना हमारी बॉडी में वाटर लेवल गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो दैट्स वाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ओस्मो कन्फर्मर्स। ओस्मो कन्फर्म है कि जैसा आउटर इन्वायरमेंट में बैलेंस होना है, जैसा टॉनिसिटी ऑस्मोलैरिटी आउटर इन्वायरमेंट की है, वैसी ही इन जानदारों की बॉडी की होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब एग्जांपल्स में हम कहते हैं कि स्पेशली हमारे पास बहुत से मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, कौन? वो क्या होते हैं? ओस्मो कन्फर्मर्स। क्या होते हैं? ओस्मो कन्फर्मर्स। कौन होते हैं? मैरीन इनवर्टिब्रेट्स। मैरीन का मतलब जो कहाँ पर रहते हो? मैरीन लाइफ, सीज एंड ओशंस में रहते हो, ठीक है। तो ऐसे जानदारों को जो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें मोस्टली जो है वो कौन होते हैं? ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं, जिनको अपनी बॉडी का जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो रेगुलेट करने की ज़रूरत, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैसी हो जाती है? आइसो ऑस्मोटिक सराउंडिंग के साथ मैच कर जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओस्मो रेगुलेटर्स की, किसकी बात करते हैं? ये सारी बातें उलट हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अगर बेटे यहाँ पे ये आइसो ऑस्मोटिक सराउंडिंग में रह रहे थे तो जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं इनके पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ये जैसे बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वैसे ही अपनी बॉडी बना लें, ठीक है। ये इनको तो रेगुलेट करना पड़ेगा, इनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए चीज़ों को एडजस्ट करना सीखना है, चीज़ों को एडजस्ट करना सीखना। ये तो एडजस्ट कर ही नहीं रहे थे, वो कहते हैं चेंज हो रहे तो होता रहे। लेकिन वहाँ पे अगर यहाँ पे वाइड चेंजेस होंगी तो उनके लिए एक स्पेसिफिक नैरो चेंज होगी, उस नैरो चेंज के अंदर, उस नैरो रेंज के अंदर वो सर्वाइव करेंगे, अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, अपनी बॉडी को हम कहते हैं कि जो ओस्मो रेगुलेटर्स होते हैं क्या उनको एक्टिवली अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है या नहीं होती? होती है। दे एक्टिवली मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशंस, दे एक्टिवली मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशन। तो ये एक्टिवली अपनी इंटरनल कंडीशंस को क्या करेंगे? मेंटेन। कहाँ पर रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे या विद रिस्पेक्ट टू आउटर एनवायरनमेंट चेंज करते रहेंगे? कांस्टेंट। इंटरनल कंडीशंस को ये क्या रखेंगे बेटे? कांस्टेंट रखेंगे। ये क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। एक रेंज के ऊपर रखेंगे और वो रेंज नैरो रेंज होगी। वो रेंज कैसी होगी? नैरो रेंज होगी। हम सिंपली अगर ये देखें तो हम कह सकते हैं कि ओस्मो रेगुलेटर्स एनवायरनमेंट के साथ नहीं चलते। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है तो उन्होंने अपनी बॉडी को इंटरनल कांस्टेंट कंडीशंस पे ही रखना है। लेकिन जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं, इन्वायरमेंट में चेंज आए तो इनकी बॉडी में भी चेंज, ना आए तो ना आए, ठीक है। तो रेगुलेटर्स यहां से याद रखना है आपने कि ये रेगुलेट करते रहेंगे अपनी बॉडी को। कहां रखेंगे? इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखेंगे, नियरली कांस्टेंट, चेंज, ज्यादा चेंज नहीं होने देंगे। कहां पर रखेंगे? एट अ नैरो रेंज, नैरो रेंज पे रखेंगे, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ेगी, अब अगर ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक की बात की है उन्होंने, वो कहते हैं अगर इन जानदारों की बॉडी क्या हो जाएगी? हाइपोटोनिक हो जाएगी। अगर क्या हो जाएगी? हाइपोटोनिक। ये फौरन से अपनी बॉडी से क्या रिमूव कर देंगे? वाटर। फौरन से क्या कर देंगे? वाटर। अगर इन जानदारों की बॉडी क्या हो जाए? हाइपरटोनिक, तो फिर ये अपनी बॉडी से क्या रिमूव कर देंगे? साल्ट्स या फिर सोल्यूट्स। ये बात समझ में आ गई? तो अगर इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी हाइपोटोनिक होगी तो ये फ़ौरन से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या एक्सक्रीट कर देंगे, और अगर हाइपरटोनिक बॉडी होगी तो फिर इसका मतलब ये एक्टिवली कैसे मेंटेन कर रहे हैं ना, इनको तो ज़रूरत ही नहीं थी, इनको तो ज़रूरत ही नहीं थी। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी जानदार ओस्मो रेगुलेटर्स में आते हैं? हम कहते हैं बहुत से मैरीन ऑर्गेनिज्म, बहुत से मैरीन जो कहाँ रहते होंगे? इसी तरह जो कहाँ रहते होंगे?
फ्रेश वाटर में, और इसी तरह जो कहाँ रहते होंगे, टर्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। हम रहते हैं ना टर्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, तो हम क्या कौन सी कैटेगरी में आएंगे, रेगुलेटर्स में आएंगे या कन्फर्मर्स में आएंगे? रेगुलेटर्स में आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो बहुत से जो ओस्मो कन्फर्मर्स होते हैं वो स्पेशली कौन है, वो याद रखना वो मैरीन वाले ही हैं सिर्फ। लेकिन जो ओस्मो रेगुलेटर्स हैं इनमें कुछ मैरीन वर्टिब्रेट्स भी हैं। हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के कौन कौन सी जो है वो फिश, किस टाइप की फिश जो है वो ओस्मो कन्फर्मर है और ओस्मो रेगुलेटर है। फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म और टर्रेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म स्पेशली वो कौन से हैं, ओस्मो रेगुलेटर्स। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटे ओस्मो कन्फर्मर्स आइसो ओस्मोटिक सराउंडिंग में रहेंगे, लेकिन ओस्मो रेगुलेटर्स एक्टिवली मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। दे कैन नॉट चेंज एट अ वाइड रेंज, ये अपनी बॉडी को वाइड रेंज पे चेंज नहीं करेंगे। इनमें चेंज तो आएगी लेकिन नैरो रेंज पे जो है वो अपनी बॉडी को एडजस्ट करेंगे। ये एक्टिवली एडजस्ट करेंगे, लेकिन इनको कभी ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। कभी अगर ज़रूरत पेश आएगी, आमतौर पे ज़्यादा ये पैसिवली अपनी बॉडी को मेंटेन कर लेते हैं आइसोओस्मोटिक में, लेकिन कभी कभार ये एक्टिवली भी जो है वो इनको करनी पड़ जाती है। ये बात समझ में आ गई। तो डिफरेंस अगर आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्मो कन्फर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स, तो आपने बेटे पॉइंट्स बना के डिफरेंट जो है वो उनकी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं, मतलब ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शंस देखेंगे हम इनके। फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदार, उनकी क्या खसूसियात होंगी, वो कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करेंगे, और सिमिलरली टर्रेस्ट्रियल खुश्की पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे अपनी बॉडी को जो है वो ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन के अकॉर्डिंग या उसमें एडजस्ट करेंगे, उनकी बॉडी में कैसा मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इसमें अगर आपका बेटे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।